हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल समग्र जीएस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जीएस पॉइंटर। ठीक है। यह जीएस पॉइंटर जो सीरीज है ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण को देखेंगे। ठीक है। आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। ये इसका पहला वीडियो है। इसके एक दो दिन के अंदर ही हम इसका दूसरा वीडियो भी लाएंगे। ठीक है। ये जो जीएस पॉइंटर में हम जीएस कवर करेंगे, यह आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वह पीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो। ठीक है। सभी एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो इन्हीं किताबों से आएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात और बताता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? अदालतों की दायित्व अधिकारिता का संबंध था इसमें, और था कि भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में सही कथन है। क्या है? विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो ये क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1881 में ये प्रावधान थे। भारत परिषद अधिनियम 1882 लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 3 फरवरी 1893 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखना है, 1892 में ये नहीं था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत इन्हें बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये पिट्स इंडिया जो एक्ट आया था 1784 में, उसके तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 से रिलेटेड था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये चार्टर अधिनियम 1813 से मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम से? ये चार्टर अधिनियम 1833 से। ध्यान रखना, इस वीडियो में जितने भी हम फैक्ट बात करेंगे सभी किसी न किसी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 इसमें भी था, और प्राच्य एवं आंग्ल विवाद था। तो इन तीनों के उससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी भारत में। वह अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या विशेषताएं थीं? तो प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये उसकी विशेषता थी। आगे देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा केवल चाय और चीन पे व्यापार चल रहा था, बाकी 1813 के एक्ट के द्वारा सभी को जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। और ये जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था, मतलब सॉरी 1833 में, ये चाय और चीन का जो व्यापार चल रहा था, ठीक है, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो 1813 से चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था, और 1833 में चाय और चीन पर भी समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं।
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई, तो की गई थी 1909 के अधिनियम में। ध्यान रखना, 1909 के अधिनियम में, जिसे मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। ठीक है, वो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक हो गया। तो तीन फैक्ट हैं ये, ठीक है। एक तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान जो भारत में होगी, ठीक है, ये हो गया एक कि भारत में होगी। और है भारतीय सिविल सेवा 1941 में जो प्रतिशत था वो भारतीयों का ज़्यादा था, यूरोपीय वासियों का कम। आगे देखते हैं, ब्रिटिश प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए। अंतरित मतलब हस्तांतरण भी कह सकते इसको, ठीक है। तो आरक्षित और हस्तांतरित। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व एवं पुलिस में से आरक्षित थे। तो आरक्षित कौन कौन से थे? न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था, पुलिस था, ठीक है। और इसमें स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय में था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाली चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो किस में की गई थी? 1919 के अधिनियम में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी, ठीक है। दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो जो दोनों कथन हैं इसमें केवल दो सही है, ठीक है। विधानमंडल में महिलाओं को आरक्षित स्थानों का प्रावधान था। और इसमें ये लिखा है ना कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए नहीं था। इसमें 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सीमित मताधिकार दिया गया था, ठीक है। सीमित मताधिकार, सभी के लिए नहीं था कि सभी महिलाओं के लिए हों। आगे देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। तो कब कब हुए थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1926 में हुए थे और 1945 में भी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो निर्वाचन पूछ लेता है कि विधानसभा में निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा में, तो 1945 का पूछेगा तो आप कहेंगे कि अधिनियम 1935 में आया था तो शायद उसके तहत हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजन किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था? 1945 में, ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, कहाँ से है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। अध्यादेश इस आधार पर निर्गत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अधिनियम में प्रावधान था उसके तहत, ठीक है। और अगर बात करें कि सबसे पहले जैसे कब हुआ था आंसर, कि कोई जैसे वायसराय है तो वो अधिनियम अध्यादेश निर्गत कर सकता था। तो ये पहली बार हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। तो इस चार्टर एक्ट 1833 ने। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो क्या बनाना था? भारत संघ, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है, किस पे आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या विशेषताएं हैं? तो देखो, इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, ठीक है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत करता है और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ठीक है। कब केंद्र में लागू किया इसने द्वैत शासन प्रणाली? पहले कहाँ था?
पहले था प्रांतों में, ठीक है। किस अधिनियम के तहत था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अब 1935 के तहत इसको केंद्र में लाया गया और प्रांतों में इसको समाप्त किया गया। आगे देखते हैं, इस संघीय व्यवस्था में और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो पता देख लिया हमने 1935 के अधिनियम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो भारत सरकार 1935 के द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गईं। किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया है, तो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव कौन हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना। ठीक है, तो ये 1935 के अधिनियम में इन्हें स्वीकार किया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भी है, इससे भी महत्वपूर्ण है। बर्मा भारत से कब हुआ? बर्मा कौन सा देश है? म्यांमार। तो भारत से कब अलग हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कहाँ बना था? 8 प्रांतों में। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे उसमें क्या क्या सही है। तो देखो, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के अनुसार ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, तो एक क्रिप्स मिशन में एक प्रस्ताव थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, इसके अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो ध्यान रखना, जो कैबिनेट मिशन है इसमें जो सदस्य नियुक्त हुए थे वो 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था इसके सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रेफ्स और एबी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे इसमें। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो देखो, राजेंद्र प्रसाद भी थे, सी राजगोपालाचारी भी थे और जगजीवन राम भी थे। कौन नहीं थे? एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उसमें शामिल नहीं थे। कथन, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण क्या है? बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो देखो, कथन तो सही है क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, कार्यकारी परिषद में, लेकिन विचार ये नहीं था कि इससे भारत का बंटवारा बच जाएगा। ये कथन सही है लेकिन कारण इसमें गलत है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 1934 में किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है, और साथ में एम एन रॉय एक साम्यवादी नेता थे, उन्होंने प्रस्तावित किया था। कब किया था? उनने भी 1934 में ही। ठीक है, तो किसने किया था? एम एन रॉय ने और स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यह किसने कहा था? यह कथन था महात्मा गांधी का। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि एक भारत है ये स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है
जो सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी। संविधान सभा के बारे में सही कथन कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एग्लो इंडियन और पारसी धर्म को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, तो इसमें ये भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये भी सही है। वह बहुदलीय निकाय थी। ये भी सही बात है, क्योंकि उसमें जो संविधान सभा थी उसमें विभिन्न दलों के व्यक्ति शामिल थे, कांग्रेस के भी थे और दूसरी अन्य पार्टियां थी उनके भी शामिल थे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन हैं कौन से हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही बात है, क्योंकि इसका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही बात है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। देख रहे हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। और यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, मतलब सभी को उस टाइम पे मताधिकार का वैसा यूज नहीं मिलता था। ठीक है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनको चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में सही कथन है। तो देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद वह शामिल हो गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक या उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्हें स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष, ठीक है, जैसे प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए, तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने थे, फ्रैंक एंथोनी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया था, तो चुना गया था इसे दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसने प्रस्ताव किया था, वही क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो देखो प्रथम अधिवेशन की ये 5वीं बैठक थी। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो 5वीं बैठक में किया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। देखिए कौन से, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान के निर्माण पर अवसर था इसका, और उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी सही है। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। भारत के लोगों ने आदेश किया था, मतलब कि इसमें जो प्रतिनिधि आए थे वो प्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों द्वारा ही चुने गए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे, 11। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के संवेद होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 12। ठीक है, 11 कुल अधिवेशन हुए थे, और 12वें अधिवेशन में जो सदस्य थे उनके
हस्ताक्षर हुए थे। तो ध्यान रखना 11+1। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? तो थे HC मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी। ध्यान रखना, जो प्रारूप समिति थे एकमात्र उसमें कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? VT कृष्णमाचारी। ठीक है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब हुआ था? तो हुआ था लागू 26 जनवरी 1950 को। और पूर्णतः कब लागू हुआ है? ठीक है, तो ये पूर्णतः भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि उस दिन क्या किया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में। भारतीय संविधान को अपनाना और अधिनियम किया गया था। कब अपनाया गया था और अधिनियम किया गया था? किसके द्वारा? तो किया गया था संविधान सभा द्वारा। और इसकी जो तारीख थी वो कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। अब दो कथन है, इनको देखेंगे। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और दूसरा है 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारत के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई थी। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? देखो, भारत का संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से लेकर आखिरी तक जो उसकी क्रम है उसको निर्धारित कीजिए। तो देखो, प्रारूप समिति कब हुई थी नियुक्त? ये हुई थी तुम्हारी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 को। और अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। उस संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि कब लागू हुआ था? ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो क्रम हो गया आपका। सबसे पहले हुई थी प्रथम बैठक। ठीक है, फिर उसके बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ था, फिर उसके बाद इसको अंगीकृत किया गया था और बाद में इसको लागू किया गया था। इसको हो गया क्रम। ठीक है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु किस वर्ष हुई? तो जन्म हुआ था इनका 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पारित होने के रूप में हुई थी। ठीक है, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके जो विचार विमर्श हुआ था
वो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में सामने आया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट सही हैं। कथन नेक्स्ट का देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, कारण क्या है? इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। ठीक है, देखो संविधान की जो देश की आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करता ही है संविधान, तो ये कथन तो आपका सही है। ये गृहीत संविधान है, ये भी सही है, लेकिन क्या है कि इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है कि आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। ठीक है, बाकी कथन और कारण दोनों सही हैं, बस स्पष्टीकरण सही नहीं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको 15 वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। इस सुझाव दिया था, किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है और इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनेक्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ग्रेनविले ऑस्टिन का। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो कुल महिला सदस्य थी इसमें 15। अब हम देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जो टॉपिक है उसको। ठीक है, तो देखो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मूलाधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के थे बी आर अम्बेडकर और कार्य संचालन समिति के थे के एम मुंशी। ठीक है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य थे इसमें 6। ठीक है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। तो जो अध्यक्षता में गठित हुई थी समिति, प्रारूप समिति, इसके सदस्य कौन कौन थे? तो देखो एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र और डी पी खेतान। ठीक है, अब हम इसमें कुछ फैक्ट हैं उसको देखेंगे। जैसे बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नाम इम्पोर्टेंट है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत। ठीक है, कि संविधान कहाँ कहाँ से इसमें प्रावधान किए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं। तो देखो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया है कहाँ से? यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान। ठीक है, संविधान से ऊपर कोई कुछ नहीं है भारत में, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें। भारत में न्यायिक पुनरावीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना की गई है। तो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसकी संकल्पना ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता जिस देश से लिया गया है, क्या नाम है उसका? ब्रिटेन। ठीक है, भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? कनाडा से।
भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह है। तो किस देश की पद्धति से आधारित है भारतीय संघवाद? कनाडा से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ है? भारत में। जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की, ये भारत और यूएसए दोनों में है। ठीक है, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह है, तो वह क्या है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। ठीक है, क्या है? परिसंघीय उच्च न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची की देन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों डीपीएसपी की संकल्पना आधारित है। किससे है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों की संघ ये कहाँ से है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। क्या? राज्यों का संघ। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा की प्रतिनिधित्व में देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। कहाँ से हुए थे? आयरलैंड के जो गणतंत्र है उससे। कि जो राज्यसभा में आज भी जैसे राष्ट्रपति 12 लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो आयर के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसको शामिल किया गया था। जो मूल अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्र से रिलेटेड है। ठीक है, और शासन की संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से है। और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये कहाँ से है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। और जो राज्य में डीपीएसपी हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और विधि का शासन कहाँ से है? ये है इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें कुछ और देखते हैं। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। देखो ये केंद्र और राज्य संबंध है, ये कहाँ से है? लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये इसके स्रोत थे और जो प्रावधान है वो। अब हम आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका। डीपीएसपी आयरलैंड। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र की ये कनाडा से। और आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है यूएसएसआर मतलब जो पूर्व सोवियत संघ है उससे, वर्तमान में आप रूस से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये कथन है। और कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो देखो कथन तो दोनों सही हैं, सबसे लंबा है मतलब सबसे बड़ा, और जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, तो कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, व्याख्या नहीं है सही। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? ये किसी से नहीं है, भारत का एक अपना मौलिक है। यह पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। कहाँ का है पूर्ण रूप से लिखित संविधान? यूएसए का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भारत के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची। ठीक है, तो मुख्य मुख्य जो उसके भाग हैं और अनुच्छेद हैं और कुछ जो सूचियां हैं उनकी उसको देखेंगे। तो भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से, ठीक है, गणना की दृष्टि से मई 2024 तक की स्थिति में कितने आर्टिकल हैं? 471। ठीक है, अगर बात करें कि आरंभ में कितने अनुच्छेद थे और वर्तमान में अभी क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद कितने हैं, तो टोटल थे 395 अभी भी हैं। बाकी इसके अंतर कुछ सब आर्टिकल जुड़ गए हैं, तो कुल मिला के आर्टिकल मई 2024 तक कितने हो गए हैं? 471।
भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 है। और मूल अनुसूचियाँ कितनी थी आरंभ में? तो ये थी 8। इसके बाद 4 इसमें ऐड हो गई हैं। ठीक है। सही कथन कौन कौन से? देखो, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सत्य बात है बिल्कुल। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में? 22 भागों में। जब संविधान बना था तो 22 भाग थे। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 25। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, जैसे 9A जुड़ा है। ठीक है, ऐसे करके हो गए हैं 25। तो मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो मूल भाग में देखो 22 भाग थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है किस भाग में है? तो भाग 2 में है। ठीक है, नागरिकता से। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 2 में है नागरिकता और भाग 4 में है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नागरिकता किस में है? भाग 2 में। मूल अधिकार भाग 3 में। मूल कर्तव्य 4A में। संघ कितने में है? 5 में। और राज्य के क्षेत्र जो प्रावधान है वो कितने में है? 6 में। तो ध्यान रखना, संघ में 5 और जो राज्य हैं उसको 6 भाग में, भाग 6 में शामिल किया गया है। अब बात करें नए राज्यों का गठन, तो ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हो सकता है। ठीक है, और नागरिकता ये भाग 2 में दी गई है और मौलिक अधिकार ये हैं भाग 3 में। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 323A से। अब कुछ प्रावधान और संविधान का भाग ये भी देखेंगे। DPSP अर्थात राज्य नीति के निर्देशक तत्व ये 4 में है। संघ राज्य क्षेत्र ये हैं 8 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 को निश्चित कर दिया गया है, 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। पंचायतों का प्रावधान कितने में है? पंचायतों का प्रावधान है भाग 9 में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये है भाग 10 में। और नगर पालिकाएँ हैं भाग 9A में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। निर्वाचन कौन से उसमें है? निर्वाचन है 15वें में। अधिकरण जो प्रशासनिक अधिकरण वगैरह हैं वो कहाँ पे हैं? 14A में। ठीक है, और सहकारी समितियाँ ये 14B में, सॉरी 9B में हैं सहकारी समितियाँ। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 14 में। ठीक है, तो जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं ये 14 में हैं और जो अधिकरण हैं ये 14A में हैं। ठीक है, आपात उपबंध ये भाग 18 में है। जो भारत के महान्यायवादी हैं इस संबंध में सही है तो ये भारत की संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है इसका? 76। अब 5 में क्या है? केंद्र। ठीक है, तो उसी में क्या आ जाएगा? महान्यायवादी। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। और राजभाषा के संबंध में कौन सा प्रावधान है? तो भाग 17 में है राजभाषा। ठीक है, संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं तो कौन से में है? भाग 13 में। ठीक है, हमारे संविधान को वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की शक्तियाँ परिकल्पित की गई हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय, 3 सोपानों का मतलब त्रिस्तरीय पंचायत। तो किस में है? भाग 9 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है कौन से में है? संविधान के भाग 11 में। ठीक है, कौन से? विधायी संबंध है, उसके भी अध्याय 1 में आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है कौन सी देती है? पहली अनुसूची। ठीक है, क्या देती है? राज्यों के नामों की सूची और जो उनके राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाएगा? तो किया जाएगा पहली अनुसूची को। क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची में ही भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह राज्यों में जो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की
अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा। किसको किया जाएगा? पहली अनुसूची को। अब तृतीय अनुसूची के कुछ उपबंध हैं, उनको देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ इसमें है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ भी इसमें है। और संघ के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का भी इसमें प्रारूप दिया गया है। तो जो तीसरी अनुसूची है ये शपथ से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ जो प्राप्त पद हैं उनके शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 60 में। आगे देखते हैं, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी जो उपबंध हैं उसमें दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं अभी वर्तमान में? 22। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। मतलब पहले इसमें क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जो विवेचना नहीं कर सकता था। ठीक है, जो इसमें प्रावधान शामिल होते थे वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से भी अलग थे। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आगे देखते हैं, तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान। चतुर्थ अनुसूची में है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और 7वीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विशेष सूची। ठीक है, तो ध्यान रखना साथ में। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। चतुर्थ अनुसूची में वही राज्यसभा में सदस्यों का स्थानों का आवंटन। 6 में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, और 5 में क्या है? इन 4 राज्यों को छोड़कर जो जनजातीय क्षेत्र और उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची में। 8 में क्या है? भाषाएं। और 9 में है भूमि सुधार अधिनियम। 7वीं अनुसूची में क्या है? जो विधायी शक्तियां हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं सूची में क्या है? दल बदल के आधार पर निर्भरताएं। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो किसमें सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की वह अनुसूची जो पहले संवैधानिक संशोधनों द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो कौन जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, पहला ही संविधान संशोधन था 1951 में हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई है जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो जो कोयलो केस था ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना या नियोजन का विषय क्या है? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधियां की सूची दी गई है, तो ये है अनुसूची 7 में। कौन कौन सी 3 सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं इसमें? 98। राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में हैं 59। और समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में हैं 52। एक बार आपको विषय चेक कर लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय क्या है? आपराधिक मामले। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है क्या क्या है? जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है। ठीक है, इसमें और भी कई सारे विषय सम्मिलित हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये 4थी अनुसूची में दिया है। और दल बदल विरोध, जो दल बदल की राजनीति है इसका विरोध करने के लिए 10वीं अनुसूची है। अब बात करें समवर्ती सूची में कौन से विषय है, तो इसमें शिक्षा है, ये समवर्ती सूची का विषय है। जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची का विषय था,
लेकिन उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो क्या है? 42वें संविधान संशोधन। ध्यान रखना, 42 के द्वारा क्या है? शिक्षा को और वन को, ये दोनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। देखो, वन है ये समवर्ती सूची में, डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार संघ सूची में, ये इनके विषय हैं। केंद्रीय सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये ध्यान रखना, विषय और जो सूची से संबंधित हैं ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे अवशिष्ट शक्ति या जो केंद्र के अधीन है ज़्यादातर, उसमें क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? केंद्र को। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, सही बात है। और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, दोनों सही हैं। ठीक है, किसी भी कानून को आप डाल सकते हैं इसमें, अगर लेकिन वो संवैधानिक दायरे से बाहर है, ठीक है, या किसी कानून नियम का उल्लंघन करती है, तो उसका परीक्षण भी न्यायालय कर सकता है। ठीक है, दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठवीं अनुसूची और सप्तम अनुसूची। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, कौन में है? 10वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या है? ठीक है, जो संघ सूची है उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं? तो उसमें बैंकिंग भी है, बीमा भी है और जनगणना भी है। कृषि तथा गैस और गैस संकर्म विषय किस में शामिल हैं? ये राज्य सूची के विषय हैं। कौन कौन से? कृषि, गैस और गैस संकर्म। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित हैं, कौन कौन से हैं? रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं और रेलवे, ये सभी किससे हैं? संघ सूची से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है, किसका है? राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस का। ठीक है, पंचायती राज विषय संबंधित है, किससे है? राज्य सूची से। ये एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप थोड़ा सा कि राज्य सूची में रेलवे पुलिस आती है कि नहीं आती। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची 30 में सम्मिलित है, तो कौन से हैं? दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना इस संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, तो कौन सी सूची में है? ये है समवर्ती सूची में। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, तो सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। ठीक है, इन दोनों का प्रावधान क्या है? विधानमंडल में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उससे। ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार निम्नलिखित किसमें है? ठीक है, तो यह है 7वीं अनुसूची में। क्या है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किसमें है? 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया जा सकता है, तो एक किस में है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन जो इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, कौन करता है? इससे जनजातीय क्षेत्रों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ठीक है, अगर भारत के किसी भाग को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो जो ज़मीनें हैं वो गैर जनजातीय लोगों की ज़मीनें हैं, वो गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वीं अनुसूची इस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, किसके? अनुसूचित जनजाति के। ठीक है,
भारत के संविधान में निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। किसमें? 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वह हैं, कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची से कौन से संबंधित हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। क्या क्षेत्र संबंधित हैं ये? अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? क्या है? भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ये भी सही बात है। तो ये दोनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन हैं, कौन कौन से हैं? किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। ठीक है, सही बात है। राष्ट्रपति आदेश देगा तो उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। ये भी सही बात है। संबंधित राज्यों के राज्यपालों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, स्वायत्त जिले हैं उसके संदर्भ में सही कथन क्या है? कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, और शेष 4 राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो सही है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ये भी सही बात। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किसके तहत? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, किस किस पंचायतों को संवैधानिक दर्जा? अगर पंचायत से संबंधित आपको अगर कोई जैसे आर्टिकल याद करने में दिक्कत हो तो इसी चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसमें हमने पंचायतों के जो आर्टिकल हैं उनको ट्रैक से याद करने का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे है? 11वीं अनुसूची तो है पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची में शामिल कितने विषय हैं? तो यह 29 विषय। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक ऐसा नहीं लगाया जाएगा जो कर लगाता हो। ठीक है, विधायिका में। ठीक है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध हैं। तो यह है आर्टिकल 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 312 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है किसमें? आर्टिकल 301 में। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है? 263 में। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण है अनुच्छेद 323 का में। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग किसमें है? 324 में। अनुच्छेद 39A में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ये ध्यान रखना, मतलब सभी आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। तो आप मतलब कुल मिला के ये है कि आप जो इस PDF में पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो में, आप उसको सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिए तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अनुच्छेद 124 में क्या है? संघीय न्यायपालिका। और आर्टिकल 5 में है नागरिकता। 352 में है आकस्मिक प्रावधान जैसे राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 245 में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। 36 में राज्य की भाषा किसके लिए? DPSP
जो प्रावधान है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा में जो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। ठीक है, जो बिल्कुल नए राज्य उनको आर्टिकल 2 के तहत राज्य में देश में शामिल किया जाता है। ठीक है, और विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस में है? आर्टिकल 111। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और 170 में है राज्य विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, तो 170 में क्या है? राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67B में उपराष्ट्रपति को हटाना। और अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो ध्यान रखना। अनुच्छेद 23 में है प्रशासनिक अधिकरण। 324 में है निर्वाचन। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय सदस्यों के लिए आरक्षण। ठीक है, मतलब SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण कितने में है? 330 में। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके कार्य। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आगे देखते हैं। 371 का में है नागालैंड। 71 खा में है असम। और 371 गा में है मणिपुर। और 371 घा में है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148। संघ लोक सेवा आयोग 315। आपात स्थिति की घोषणा 352। अखिल भारतीय सेवाएं 312। संवैधानिक संशोधन 368। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 352 आपात की स्थिति की घोषणा। और 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है, तो किस में है? 192 में। आगे देखते हैं। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। 315 में है लोक सेवा आयोग। और 280 में है वित्त विधेयक। और 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तीन आगे देखते हैं। 215 में क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, 222 में है किसी राज्य न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। और 226 में है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है किस में है? अनुच्छेद 241 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 76 में है भारत का महान्यायवादी। और 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक, कार्य करने का अधिकार किस में सम्मिलित है? अनुच्छेद 41। ठीक है, ये DPSP में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ आर्टिकल 42 में है। और शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, पंचायतों का प्रावधान भाग 9 और आर्टिकल 243। और नगर पालिकाएँ ये भाग 9 का में। और सहकारी समितियां हैं 9 खा में। और अधिकरण कहाँ पे दिए गए हैं? भाग 14 का में। ठीक है, 14A। आगे देखते हैं उद्देश्य का। तो ये उद्देश्य का है
आप इसको पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दी हुई है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ध्यान रखना जो उद्देश्य का है उसमें संविधान को अपनाने की डेट लिखी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है किसमें? उद्देशिका या प्रस्तावना में। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया दोनों नामों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम है। सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है पीएससी जैसे, तो आप उसको देख लीजिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है किसमें? भारत के संविधान में। बंधुत्व संप्रभु समानता अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो ये नहीं था कौन सा? अखंडता। इसको कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौमिक, ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है। जो उद्देशिका के संबंध में कथन है कुछ उनको देखेंगे। जैसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। उद्देशिका बना मतलब प्रस्तावना बना। ठीक है, इसकी प्रति न्याय योग्य नहीं है। सही बात है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ये भी सही बात है। इसका संशोधन किया जा सकता है। ये भी सही बात है। तो उद्देशिका के संबंध में जो कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। इसकी प्रति जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, न्याय योग्य नहीं है। इसको लागू करने आप न्यायालय नहीं जा सकते। संशोधन किया जा सकता है। पहले इसमें प्रावधान था कि संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब किया जा सकता है। ठीक है, ये उद्देश्य का बना है, आपको पता है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह क्या है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। किस में किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे? समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या? सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। सही बात है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। ये भी सही है। ठीक है, तो क्या है? प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है कि इसमें और शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित किया गया था। तो दोनों ऑप्शन सही है।
व्याख्या भी उसकी कर रहा है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत शासन मतलब आज भी ब्रिटेन में आप देखते होंगे जो वहाँ पर राज परिवार है उसके व्यक्ति को ही प्रमुख बनाया जाता है। जल बल्कि भारत में क्या है कि जो प्रमुख रहेगा भारत का, उसको भी निर्वाचन की प्रक्रिया से निर्वाचित किया जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। ठीक है, लौकिक सार्वभौमिकता है। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह क्या है? यह सिद्धांत है सार्वभौमिकतावाद का। ठीक है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। कौन सा करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बाकी राज्य में और सारे धर्म हैं। भारत जो संविधान है वो सभी धर्मों को एक ही दृष्टि से देखता है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा नहीं है? संघीय। ठीक है, संप्रभुता भी है, लोकतंत्रात्मक भी, पंथनिरपेक्ष है, लेकिन कौन नहीं है? संघीय। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण में से भारत में भारत के संविधान में उद्देश्य का में नहीं है। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, कौन नहीं है? लोक कल्याण। ठीक है, ये शब्द जो लोक कल्याण है ये उद्देश्य का में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और क्या उल्लेख नहीं है? तो ये धार्मिक न्याय, ये भी उसमें उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन कौन कौन से सही हैं? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, सही बात है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, कौन सा है? उद्देश्य का। जैसे B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो संविधान की आप ऐसे समझिए, जो भारत के संविधान का वह भाग जो भारतीय आत्मा है, तो यह उद्देश्य का। ठीक है, लेकिन जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिए बातें आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। किसने कहा है? K.M. मुंशी ने। ठीक है, ये जो कथन है आप लोग ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती वादों में से जिस बात के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, किसमें किया था? बेरुबारी जो मामला था उसमें। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किसमें की थी? बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। क्या कहा था? कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है। और संविधान का भाग नहीं है किसमें बाद में कहा था? तो ये कहा था बेरुबारी बाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। किसमें किया है ये? केशवानंद भारती वाद में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तत्व में। ठीक है, उद्देश्य का को क्या कहा गया है? आर्थिक न्याय का जो उपबंध है ये DPSP से रिलेटेड है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है? मौलिक अधिकार में है। ठीक है, DPSP नीति निर्देशक तत्व में है और मौलिक कर्तव्यों में भी इसकी व्याख्या है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके उन भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है, लेकिन जो अन्य उपबंध हैं, ठीक है, उनसे स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन है। न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, सही बात है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है बिल्कुल है। शासन करने के उद्देश्यों को इसमें उल्लेखित किया गया है, ठीक बात है। संविधान के कानून अर्थ और उसके निर्णय में सहायता करता है, ठीक बात है। जब कहीं भाषा में दिक्कत आती है तो सबसे पहले प्रस्तावना देखी जाती है। सही कथन क्या है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, सही बात है। सामाजिक समानता को इसमें शामिल किया गया है। चलिए तो दोस्तों, हमने इधर तक इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको वीडियो है पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ आप बताइएगा, तो इसके आगे भी यह सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो है पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।